वो रीडिंग नहीं ली है आप लोगों ने। तो क्या मेरे सोर्सेस बिल्कुल सही हैं? क्या वाकई में संडे के दिन ऐसा हुआ है? चलिए बढ़िया। ठीक है, तो मतलब काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद एचसीवी से करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बार रीड किया होगा। और वैसे भी नया दिन है, नया वीक है, नया वीक, नए दिन, और नए दिन की शुरुआत होगी एक नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। 12th के फिजिक्स का सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक अगर कोई है तो वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऑलमोस्ट आप लोग इस टॉपिक से इतना ज़्यादा फेमिलियर हो 9th 10th के टाइम से। करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सर्किट सॉल्विंग, जो बेसिक लेवल पर सब आपको पता है। तो फिर हम इस टॉपिक में आगे जाकर नया क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में आगे जाकर नया होगा किरचॉफ लॉ। सर्किट सॉल्व करने के कुछ एडवांस मेथड्स होते हैं, वो हम और एक्स्ट्रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम किरचॉफ लॉ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आने वाले हैं। एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। तो ये सारे बहुत सारे जो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हम लोग इस टॉपिक में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बहुत सारी नई नई चीज़ें भी इसमें आने वाली है। टॉपिक लेंदी है बट ईजी है और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए तो अब विदाउट मच एडू हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नए पेज पर नई शुरुआत, हेडिंग लिख लो। नए पेज पर फ्रेश हेडिंग, नई शुरुआत। टॉपिक होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसकी स्टार्टिंग हम लोग करेंगे विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट जैसा कि सब लोग जानते हैं, बेसिक मीनिंग सबको पता होता है। करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेसिक डेफिनेशन सबको पता है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दो टाइप से डिफाइन कर सकते हो। एक होती है इसकी एवरेज वैल्यू। कोई हमसे पूछता है एवरेज वैल्यू क्या है, तो आप सीधा बोल दोगे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। टोटल इतने टाइम में अगर इतना चार्ज फ्लो करता है तो एवरेज इतना होगा। इंस्टेंटेनियस कैसे निकालोगे? सबको पता है जैसे एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलती है, वैसे ही एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट होगा। इंस्टेंटेनियस करंट होगा डी क्यू बाय डी टी, दैट इज लिमिट टाइम इंटरवल टेंड्स टू जीरो। फिर आगे कुछ और बेसिक पॉइंट्स। कैसी क्वांटिटी होती है करंट? वन ऑफ द सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ए से। और स्केलर क्वांटिटी है। बेसिस के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पर ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, और इसीलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसके ऐसा यूनिट सबको पता है, एम्पियर होती है। तो आज हमें क्या करना है? बेसिक डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करनी है। करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, बहुत सारी बेसिक डेफिनेशन आने वाली है। एक एक करके नोट करना स्टार्ट कर दो जल्दी से।
चलिए नोट कर लिया होगा करंट के बारे में सब लोगों ने। अब आगे देखो, अभी हम लोग एम्पियर की बेसिक डेफिनेशन बता रहे हैं, ऑल्दो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं होगी, क्योंकि आगे हम मैग्नेटिज्म में एक बहुत बड़ी रिफाइंड और एलेबरेट डेफिनेशन देखेंगे मैग्नेटिज्म में, बट अभी हाल फिलहाल करंट को आप कैसे डिफाइन करोगे, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे? जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा तो आप बोलोगे वायर में से ऑन एन एवरेज करंट इज 1 एम्पियर। जब वायर में से 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करेगा तो ऑन एन एवरेज हम बोलेंगे उस वायर में से करंट कितना है, 1 एम्पियर है। दूसरा पॉइंट, कन्वेंशन डिफाइन कर लेते हैं। दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बट करंट की डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? कन्वेंशन वाइज हमने सेलेक्ट करा है कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन या नेगेटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट मानेंगे। करंट किस डायरेक्शन में होगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये बाय कन्वेंशन हम लोग डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। देखो एग्जांपल, लेफ्ट डायग्राम देखो, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज जा रहा है आगे। पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है आगे, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है वही डायरेक्शन हम करंट की डिफाइन करेंगे। या फिर नेगेटिव चार्ज अगर है, ये देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है लेफ्ट में, तो करंट लेफ्ट में नहीं होगा फिर। नेगेटिव चार्ज अगर लेफ्ट में जा रहा है तो करंट लेफ्ट में नहीं होगा, करंट होगा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। सबसे बेसिक एग्जांपल इसका देखो आपको कहाँ देखने मिलेगा। एक सपोज हमने एक कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर था, कंडक्टिंग मटेरियल था, उसे मैंने एक बैटरी से कनेक्ट करा। आपको पता है बैटरी का हायर पोटेंशियल कौन सा होता है, लोअर कौन सा होता है? सबको पता है, ये हायर पोटेंशियल होगा पॉजिटिव टर्मिनल और ये लोअर पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल। अब आपको कंडक्टर के अंदर क्या दिख रहा है? कंडक्टर के अंदर आपको नन्हे नन्हे इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना मूव करने के लिए फ्री, यही वो नन्हे नन्हे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आगे जाकर मूव करने के लिए फ्री होंगे। अब बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इन्हें अपनी तरफ बुला लेगा, बोलेगा आओ, आ जाओ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? भोले भाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो। ठीक है, भोले भाले इलेक्ट्रॉन्स, इनको कुछ पता तो है ही नहीं। तो ये क्या करेंगे? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बुलाएगा तो बैटरी के पास चले जाएंगे। मतलब कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यहाँ। और इस वायर्स के थ्रू फ्लो होते हुए, इस वायर के थ्रू फ्लो होते हुए ये नन्हे नन्हे मासूम से इलेक्ट्रॉन्स, इनोसेंट से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होकर सर्किट कंप्लीट कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन है। पर कभी आपसे कोई पूछता है कि बताओ करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या है? करंट के फ्लो की डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब करंट की डायरेक्शन अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलोगे करंट तो यहाँ इस डायरेक्शन में, देखो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देख रहे हो किस तरह से नन्हे नन्हे इनोसेंट मासूम से इलेक्ट्रॉन्स के साथ धोखा हुआ है? फ्लो कर रहे हैं वो, और करंट की डायरेक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा ही होता है, ये देखो वर्ल्ड बड़ा ही अनफेयर है। फ्लो कोई और कर रहा है, करंट किसी और के कारण डिफाइन किया जा रहा है। क्या कर सकते हैं पर। नोट करो, ये लास्ट स्लाइड थी और ये करंट स्लाइड है।
सब पॉइंट वाइज लिखना है, एक एक करके। एक एक करके सब पॉइंट वाइज लिखना है हमें, सब करंट के ही अंदर है। देखो ये यहाँ से शुरू हुआ, ये इलेक्ट्रिक करंट, ये सब पॉइंट चल रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5 पॉइंट्स हो गए टोटल मिला के अभी तक। डायग्राम भी बनाते जाना है, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे डायग्राम बनाते जाना है। इस टॉपिक में बहुत सारे डायग्राम आएंगे। ये बैटरी कैसे काम करती है, क्या फंक्शनैलिटी होती है, ये हम आगे अलग से एक पूरा इस पर डेडिकेटेड टॉपिक होगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी जो है धोखे से बुलाती है और फिर अपोजिट एंड से ट्रांसफर कर देती है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है, एक काम करो ये डायग्राम मत ड्रॉ करो, मैं आपको और अच्छा डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर मान लो वायर कभी आपको नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मिल जाए, कभी मान लो आपको ऐसे नॉन यूनिफॉर्म, कहीं से थिक कहीं से थिन, ठीक है, एक ऐसा वायर है, कहीं से थिक है कहीं से थिन है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। देखो क्रॉस सेक्शन समझ में आता है, ये क्रॉस सेक्शन होता है, कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है, फिर कहीं कम है, फिर कहीं ज़्यादा है। ये सब अलग अलग क्रॉस सेक्शंस हैं। पर एक बार जो करंट किसी वायर में फ्लो होना शुरू हो जाए तो फिर वो हर एक क्रॉस सेक्शन में से सेम होगा, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि क्रॉस सेक्शन कम हो या ज़्यादा हो, करंट इन द वायर विल रिमेन सेम। तो वही लिखा है, even for a wire having non-uniform cross section, current through each cross section will remain same, कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं पहले, ये एक और पॉइंट ऐड करा है मैंने। ये पॉइंट ये बोलता है कि अगर एक चार्ज है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है आर रेडियस में वी स्पीड से, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इस लूप में चार्ज फ्लो कर रहा है। इस लूप में चार्ज के मूवमेंट के कारण ये देखो चार्ज कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली फ्लो करता जा रहा है, ये देखो। तो इस चार्ज के मूवमेंट के कारण क्या होगा, इस लूप में करंट होगा। अब इस लूप में करंट कितना होगा, करंट होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एवरेज करंट ही ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस नहीं है। ये है एवरेज करंट इन द लूप, कितना होगा क्यू बाय टी। टी बता दो जरा कितना होगा। टी मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो हमें पता है कि वो होता है 2 पाई r/v। ये आ गया आपका आंसर। नोट किया जाए इन दोनों पॉइंट्स को भी।
स्टोरी। अब आगे की स्टोरी। स्टोरी से पहले जल्दी से करंट इलेक्ट्रिसिटी का इनॉग्रेशन पहला क्वेश्चन कर लो शगुन के लिए। पहला क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, टॉपिक का पहला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। जल्दी से इस टॉपिक की इनिंग्स ओपन कर दो क्वेश्चन के टर्म्स में। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम करंट फाइंड करेंगे। करंट कितना होगा, सॉरी करंट नहीं, चार्ज फाइंड करेंगे। करंट तो दिया हुआ है, कितनी बार फाइंड करेंगे। करंट इज 7, टाइम में 5, Q इक्वल टू आई टी, दैट इज 35 कूलम। 35 कूलम का टोटल चार्ज है। कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर इतना चार्ज बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज। तो 35 कूलम के लिए n इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं। तो ये अपन पहले ही कर चुके हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। n कितना होगा, Q बाय E, दैट इज टोटल इतना चार्ज चाहिए और हर इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे, तो टोटल मिला के इतने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सबका आंसर आ ही गया होगा, मुझे लगता नहीं किसी ने गलत किया होगा। चलिए फिर आगे प्रोसीड करते हैं। जल्दी से ये ट्राई करो। देखो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है फ्रीक्वेंसी और हमें पता है कि सर्कुलर मोशन के लिए करंट होता है Q बाय टी और फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड। तो इसको लिखेंगे Q इंटू एफ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और फ्रीक्वेंसी कितनी, 2 इंटू 10⁻15। बस आ गया आंसर। कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.32 मिली एम्पियर। ये हो जाएगा 0.32 मिली एम्पियर। अब ये ट्राई करो।
प्रीवियस स्लाइड में सिंपल है ना, क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया था, सॉल्व तो खुद से ही कर सकते हो। जहाँ कुछ डिफिकल्ट चीज़ होगी वहाँ हम रोक देंगे ना स्लाइड, आप चिंता क्यों कर रहे हो? अब ये तो इजी स्लाइड थी, सबका ही आंसर आ गया, इसको कितनी देर के लिए बताएंगे स्लाइड को? खुद ही लिख लिया करो ये आंसर्स तो, 12th क्लास में हो। एक लाइन का फॉर्मूला, एक लाइन का क्वेश्चन था, सॉल्यूशन खुद ही लिख लिया करो, ये ट्राई करो। देखो क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट, हमें पता है करंट कितना होता है, डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी को ही हम करंट बोलते हैं, जो कि कितना दिया हुआ है, 3 + 2t। तो डी क्यू कितना हो जाएगा, 3 + 2t डी टी। ठोक दो इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से 4। इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल चार्ज। इंटीग्रेट तो करना आता है ना लिमिट के साथ, सॉल्व करते ही वो आ जाएगा 24। 15 क्यों आ रहा है आप लोगों का आंसर है, 15 आ रहा है क्या? सॉल्व करके देखो, आंसर आना चाहिए 24। 1 से 4 तक इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन की लिमिट रखना आती है ना, तो ये आ जाएगा 24 कूलम। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट, कांस्टेंट करंट की वो वैल्यू क्या होगी जो सेम टाइम में सेम चार्ज फ्लो करा दे? तो बताओ, 3 सेकंड का टाइम दिया था हमने इसको, एवरेज कांस्टेंट करंट कितना होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। 24 कूलम का चार्ज 3 सेकंड के एवरेज टाइम में फ्लो कराना है, मतलब अगर 8 एम्पियर का कांस्टेंट करंट होता तो 8 एम्पियर का कांस्टेंट करंट भी 3 सेकंड में 24 कूलम का ही टोटल चार्ज फ्लो करवाता। ये हमारे सेकंड पार्ट का भी आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर ये वेरिएबल करंट, देखो लिखा तो है, वही तो क्वेश्चन का मीनिंग होगा, और क्या होगा क्वेश्चन का मीनिंग। ये वेरिएबल करंट है, ये क्या है, ये वेरिएबल करंट है। क्यों है वेरिएबल, देखो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इसकी जगह आपको एक कांस्टेंट करंट की वैल्यू बतानी है जो सेम चार्ज को सेम टाइम इंटरवल में फ्लो करवा दे। मतलब जितना कि 3 सेकंड में, 1 से 4 तक 3 सेकंड में जितना चार्ज इस करंट ने फ्लो कराया है, उतना ही चार्ज फ्लो कराने वाला कौन सा कांस्टेंट करंट होगा। तो 3 सेकंड में 24 एम्पियर फ्लो हुआ है, तो उसका मतलब 8 एम्पियर का कांस्टेंट करंट भी होता अगर वायर में, तो 3 सेकंड में 24 कूलम का टोटल चार्ज फ्लो करता। कितनी सिंपल लैंग्वेज लिखी है। चलो अभी बात करेंगे रेजिस्टेंस की, जैसे करंट की बात करी अभी हम वैसे ही बात करेंगे रेजिस्टेंस की।
रेजिस्टेंस की बेसिक डेफिनेशन सबको पता है, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे वो करंट या चार्ज के फ्लो को अपोज करने की कोशिश करता है, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। बचपन में आपने ये फॉर्मूला, जब छोटे थे तब आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, आर इक्वल टू रो एल बाय, जितना बड़ा लंबा वायर लोगे, जितना लंबा वायर लोगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें, जितना मोटा वायर लोगे उतना कम रेजिस्टेंस होगा। तो प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा, और उस डिपेंडेंसी को मेजर करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी से। अच्छा ध्यान रहे, सुनो ध्यान से, एक मिनट नोट करने से पहले, ये जो आर है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये जो रो है इसको क्या बोलते हैं? इसको रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। या फिर प्यार से बोलना हो तो इसको प्यार से बोलो रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और प्यार से बोलने वाले लोग इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। किस पे डिपेंड करेगा? ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। आयरन अलग, कॉपर अलग, एल्यूमिनियम अलग, गोल्ड सिल्वर सबका अलग। यूनिट यूनिट देखो भाई, अपनी तरफ से मामला निपटा लेना, ये हम नहीं सिखाएंगे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, सबको पता है रेजिस्टेंस की यूनिट। ओम, डायमेंशनल फॉर्मूला बचपन में निकाला था आप लोगों ने, वही सब चीजें हैं, इसे नोट किया जाए। अच्छा, अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। अगर हमें इसे मैथमेटिकली डिफाइन करना हो तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे रो को? तो सिंपल बात है, इस फॉर्मूले में लेंथ को रख दो 1 मीटर। अगर किसी मटेरियल की लेंथ 1 मीटर हुई और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हुआ, यूनिट लेंथ यूनिट एरिया हुआ, तो उस केस में आर इक्वल टू रो। इसका मतलब ऐसा बोल सकता हूँ क्या? रो और आर अगर इक्वल आते हैं, इसका मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब अगर कोई आपसे पूछता है आयरन का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जैसे सपोज किसी ने आपसे पूछा आयरन का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो आप क्या करोगे? आप उसको एक आयरन का वायर ला के दोगे जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो।
तो इस वायर के दो एंड्स के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का देखो, स्पेसिफिक का मतलब ही क्या है? यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया। स्पेसिफिक मतलब फॉर अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट मटेरियल। इसे भी नोट कर लिया जाए। अब देखो, इसकी यूनिट की भी बात कर लेते हैं। बताओ जरा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? आर इक्वल टू रो एल बाय ए। से यहाँ से रो की यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। ये ओम, मीटर स्क्वायर, और ये मीटर, तो हो जाएगा ओम मीटर। ये रो की यूनिट हो जाएगी। अब आगे की स्टोरी समझते हैं। ये एग्जांपल बहुत सिंपल है। अगर आपसे किसी ने सिलेंडर का रेजिस्टेंस पूछा तो आप बता ही सकते हो सिलेंडर का रेजिस्टेंस। जैसे मान लो एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, उसका रेजिस्टेंस इन दोनों एंड्स के बीच में किसी ने आपसे पूछ लिया। लेंथ दी हुई है आपको एल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है ए। तो बिटवीन 1 and 2 रेजिस्टेंस कितना आएगा? बिटवीन 1 and 2 रो एल बाय ए। बिटवीन 1 and 2 रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल बाय ए। अब सपोज करो आपको किसी ने एक क्यूबॉइड दे दिया, जिसके डायमेंशंस में दे देता हूँ। इस क्यूबॉइड के डायमेंशंस हैं एल बी एच। एम डी एच नहीं, एल बी एच। एल बी एच, एल बी एच। ये एल, ये बी, और ये एच। ठीक है। अब इसकी रेजिस्टिविटी है रो। इसकी रेजिस्टिविटी भी दी हुई है आपको रो। पर आप आंसर जब तक नहीं बता सकते जब तक मैं आपको ये स्पेसिफाई ना करूं कि भाई किन दो फेस के बीच में है। जैसे सपोज इन दोनों फेस के बीच में, ये देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन, ये देखो ये ग्रीन ग्रीन के बीच में, तो आप क्या लिखोगे ग्रीन ग्रीन के बीच में? आर बिटवीन ग्रीन ग्रीन इज रो एल बाय ए। एल एल बाय ए में ए क्या आएगा? बी इंटू एच। और एल क्या होगा? जिस लेंथ के अलॉन्ग करंट जा रहा है, जिस लेंथ के अलॉन्ग करंट जा रहा है उसको हम एल लेंगे। और एरिया कौन सा लेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया लेंगे। ठीक है। पर सपोज करो मैंने आप क्वेश्चन चेंज करके आपसे पूछा कि इसका रेजिस्टेंस बताओ बिटवीन, कलर चेंज करते हैं, ये दोनों पोर्शन। ग्रीन हो गया, आप क्या यूज करेंगे? ब्लू यूज कर लेते हैं। बिटवीन ये दो फेसेस, टॉप मोस्ट फेस एंड बॉटम मोस्ट फेस। अब बताओ क्या आंसर आएगा हमारा? अब हमारा आंसर होगा आर इक्वल टू रो एल बाय ए। एल क्या हो जाएगा?
करंट को अब इतनी लेंथ ट्रैवल करनी है और कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है एल इंटू बी। तो जल्दी से इस एग्जांपल को नोट कर लो। फर्स्ट एग्जांपल नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट एग्जांपल नोट करके क्या होगा बताओ, सेकंड एग्जांपल नोट कर लो। डन, लेट्स गो। हो गया ये। बहुत सारे डायग्राम आएंगे आगे इस टॉपिक में। अभी हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के भाई की कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है बताओ? कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम। कंडक्टेंस की होती है ओम इनवर्स, मतलब एम एच ओ, उसको एम एच ओ लिखते हैं, एम एच ओ, ओम इनवर्स। उसको हम सेमिन भी बोलते हैं। अच्छा दूसरा, नोट करने से पहले एक मिनट, कंफ्यूजन आपको कई बार हो सकता है। एक और चीज होती है, एक और डेफिनेशन होती है, जैसे कंडक्टेंस है वैसे ही एक टर्म और होता है, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, फिर भी लिख देता हूँ। नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कुछ लोग इसको प्यार से कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। अब आप देख लो आप इसको क्या बोलना चाहते हो, आपकी मर्जी है। दोनों नाम बता दिए, ये क्या हो जाएगा बताओ? जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इसका रेसिप्रोकल होगी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी आपको याद है? रो के लिए यूनिट क्या थी? रो के लिए यूनिट लिखवाई थी मैंने, ओम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसकी यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर एम एच ओ मीटर इनवर्स। इसे भी जल्दी से कॉपी में घोट लो पूरा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं, ये साइमन वापस जाओ वाले नहीं थे, ये वो हिस्ट्री वाले साइमन नहीं थे ना। साइमन वापस जाओ वाले साइमन नहीं थे, ये अलग थे। इनके नाम पे तो एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी भी है। ये वो साइमन नहीं है जो आप समझ रहे हो, गो साइमन गो बैक वाले साइमन नहीं है ये। और वो ओम अलग है, ओम अलग है। वो ओम जो है वो उनका नाम अलग था, वो उनसे उनको इनसे कंफ्यूज मत करना, वो अलग है। और कई बार क्या होता है, आप लोगों को नाम में क्या है आधा पता होता है तो कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। ये अलग है, इनका नाम है व्हाट्स माय नेम। इनका नेम क्या है? ये पूछ रहे हैं व्हाट्स माय नेम, तो इनका नेम है जॉर्ज सिमोनॉफ। इनका नाम था सिमोन, जॉर्ज सिमोन। और वो अलग है ना, ये सिमोन है। ध्यान से देखना, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये सिमोन है, एस आई एम ओ एन, सिमोन। देखो कितने प्यार से देख रहे हैं आप लोगों को, एक टुक नजर से देख रहे हैं। ये अलग है, और जो आप सोच रहे हो ये भाई साहब अलग है। कहाँ गए वो भाई साहब? गायब हो गए क्या इतनी देर में? अभी 2 मिनट पे तो पढ़ाया था, ये अलग है। दोनों बहुत अलग अलग हैं।
कल आपने हमें व्हाट्सएप पर रिप्लाई किया था, मैसेज किया था, रिप्लाई कर दिया। अरे करेंगे ना, करेंगे, आपको हमने बताया तो सही। प्रॉब्लम वही रहती है ना कि आप ऐसा सोचते हो कि सर तो 24/7 अवेलेबल होते हैं, बट आपको समझना चाहिए कि अभी मॉर्निंग से क्लास चल रही है, आपकी बैच खत्म होगी, फिर दूसरी बैच स्टार्ट होगी, मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक से क्लास चल रही है, फिर दूसरी क्लास खत्म होगी, आपकी क्लास कंप्लीट होने दूसरी क्लास होगी, फिर एक और क्लास होगी, फिर आफ्टरनून में कहीं जाकर हो सकता है लंच के बाद हमें थोड़ा टाइम मिले, उसमें भी अभी पीटीएम के कॉल चल रहे हैं, फिर पीटीएम के कॉल होने के बाद इवनिंग में वापस क्लास चल रही होगी। इस बीच आपके ग्रुप पर असाइनमेंट सेंड करना, किसी दूसरे ग्रुप पे असाइनमेंट सेंड करना, कि बीच में किसी बैच का डाउट सेशन होता है, तो आपको रियलाइज़ करना चाहिए। ऐसा मत समझा करो कि मैसेज डाला तो एक मैसेज डालते थे, सर प्लीज़ रिप्लाई आई एम डाइंग, है ना? वैसा मत करा करो। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, सर प्लीज़ रिप्लाई आई एम डाइंग मत करा करो, ठीक है? हम करेंगे रिप्लाई, हम बिल्कुल करेंगे। आपने अगर हमें मैसेज करा है, तो बिल्कुल हम रिप्लाई करेंगे। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, पर बिल्कुल अभी क्या होता है, कई बार हमने देखा है, कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, एक तो पहली बात मैसेज करते हैं रात के 10 बजे, कोई बात नहीं, कर दो रात के 10 बजे भी मैसेज, हम तो वैसे 9 बजे सो जाता हूँ मैं तो, है ना? रात के 9 बजे मैं सो जाता हूँ, 9-9:30 सो जाता हूँ, ठीक है? 9 साढ़े 9 से ज़्यादा तो मैं जागता ही नहीं हूँ। रात के 10 बजे मैसेज करते हैं क्वेश्चन के साथ, फ़ोटो भेज देते हैं। फिर क्या होता है, 10 बज के 5 मिनट पर ये क्वेश्चन मार्क आता है उनका। फिर 10 बज के 10 मिनट तक देखते हैं कि सर ने देखा नहीं है, रिप्लाई नहीं किया, तो सर प्लीज़ रिप्लाई। और फिर 10-15, 10-20 से तो वो बिल्कुल होता है ना, क्या बोलते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। सर प्लीज़ रिप्लाई, इट्स वेरी अर्जेंट सर, इट्स वेरी, फिर एक नहीं, पहले डॉट डॉट भेजते हैं, ऐसे डॉट 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 भेजते हैं फिर, है ना? 10-15 पे डॉट डॉट भेजते हैं। फिर 10-20 से इनके इमोशनल मैसेज चालू हो जाते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करना, सर प्लीज़ रिप्लाई, आई एम डाइंग सर, प्लीज़ रिप्लाई, इट्स वेरी अर्जेंट सर, सर व्हाई यू आर नॉट रिप्लाइंग सर। तो वो ऐसे इमोशनली वो मैसेज कहाँ से सीखते हो ऐसे इमोशनली लोगों को, मतलब इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करना। भई करेंगे, हम करेंगे नोट, हम अपने आपका मैसेज आएगा, हम हो सकता है 1 दिन का टाइम फ्रेम लग जाए, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम फ्रेम कभी लग सकता है, क्योंकि क्लासेस होती है, ऑक्यूपेंसी रहती है क्लासेस वगैरह में, राइट? आपकी क्लास कंप्लीट हुई, दूसरी क्लास में दूसरी बैच में क्लास होगी, फिर किसी और बैच में क्लास होगी, फिर ऐसा करते-करते हम डेफ़िनिटली आपको रिप्लाई करेंगे। आपने मैसेज किया है, हम आपको रिप्लाई करेंगे। इसलिए देखो अभी क्या हुआ, कई कई बार हम पीटीएम कॉल भी काफ़ी लोगों के पेंडिंग थे, हम नहीं कर पाए। काफ़ी लोगों का मैसेज आया कि सर हमें कॉल नहीं आया पीटीएम का, आएगा, सबको आएगा। 10 दिन, 15 दिन का टाइम फ्रेम लग सकता है, पर सबके सबके पास कॉल पहुँचेगा। सबको डाँट खाने का हम बराबर-बराबर अवसर देंगे। उसकी चिंता मत करो, हम सबको कॉल करेंगे, बट थोड़ा-सा पेशेंस रखो, ठीक है? और ये ऐसे है ना, प्लीज़ ऐसे ये इमोशनली ऐसे ब्लैकमेल मत किया करो। एक तो ये चीज़ हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती, एक तो ये चीज़, और दूसरा दूसरा इससे भी ज़्यादा खतरनाक, दूसरा इससे भी ज़्यादा खतरनाक कि वो गुड मॉर्निंग के और वो फ़ोटो वाले जो मैसेज होते हैं ना, वो गुड मॉर्निंग के वो फ्लावर-व्लावर वाले, और वो अ, फ़ोटो वाले मैसेज, वो गुड मॉर्निंग के वो कुछ कोटेशन-वोटेशन वाले मैसेज वो। ये 2 तरह की जो प्रजातियाँ होती हैं, इन प्रजातियों से हमें बिल्कुल सख्त डर लगता है, ठीक है? तो ऐसा प्लीज़ मत करा करो। करो क्वेश्चन करो सॉल्व। लाओ अभी हाल देखेंगे हम आपका मैसेज। आपने बोला है, आपने मैसेज किया, हमने रिप्लाई नहीं किया, अभी हाल हम आपका मैसेज देखेंगे। रुक जाओ। आप तब तक क्वेश्चन सॉल्व करो, हम आपका मैसेज देख के रिप्लाई करते हैं अभी। यार बहुत सारे मैसेजेस हैं, आपका मैसेज अभी मिल नहीं रहा है। हम अच्छे से सर्च करेंगे और फिर रिप्लाई ज़रूर करेंगे।
लाओ अब हम सॉल्व करके बताएंगे आपको ये क्वेश्चन। आप देखो किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को हम कूल काम और कंपोस्ट माइंड के साथ सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं क्वेश्चन देख के घबरा गए। देखो किस तरह से इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कूल काम और कंपोस्ट माइंड के साथ सॉल्व किया जाता है। लेंथ दी हुई है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, लाइफ में और क्या चाहिए बताओ। तीनों वैल्यूज दी हुई है आपको। ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करा है। आपको पहले फाइंड करना है रेजिस्टिविटी। सबसे पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं। R इक्वल्स टू रो एल बाय ए। R इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। सही करा है ना, देख लेना, चेक कर लेना। तो ये आ जाएगा रो। बी पार्ट आपसे पूछा है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो आंसर ऑफ बी पार्ट इज, आंसर ऑफ पार्ट ए का रेसिप्रोकल इज कंडक्टिविटी। सी पार्ट कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो 1/0.02 ओम, मतलब ओम नीचे आएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, 50 mho। ये तीनों पार्ट के आंसर आने चाहिए। सेकंड वाला नहीं आया। ओहो हो, सेकंड वाला नहीं आया। कंडक्टिविटी नहीं आया। टफ है क्वेश्चन तो। ये देखो, ध्यान से देखो इस फिजिकल क्वांटिटी को, गौर से देखो इस फिजिकल क्वांटिटी को। यही वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में बी पार्ट में पूछा गया है। ध्यान से देखिए इस फिजिकल क्वांटिटी को। अब कर लोगे। क्या बात कर रहे हो, मैं ऑडिबल नहीं हूँ? ओहो, देखो चेक करो आपका कुछ कहीं ना कहीं अब सुनाई तो दे नहीं रहा है, तो फिर कैसे आपको इन्फॉर्म करूँ मैं। लिखा तो है हमने बी पार्ट में, अरे घोचू, बी पार्ट में लिखा तो है 1/, आंसर ऑफ पार्ट ए। और क्या लिखे हम, 1/, पार्ट ए का आंसर इस पार्ट बी का आंसर। और क्या लिखेंगे, ये लोग लिख देते हैं। बड़ी कमाल के लोग हो यार आप लोग हैं। गजब ही, बिल्कुल एक तरफा अलग ही लोग हो आप। तक तो हम माइक चेक करते हैं। हेलो, हेलो, टेस्टिंग, चेक, चेक, हेलो, टेस्टिंग। वो कहते हैं ना नवरात्र में जब गरबे हो रहे होते हैं, तो आधे समय तो वो लोग माइक ही टेस्ट करते रहते हैं इसी तरह से, है ना। हाँ, वो माइक चेक इसी तरह से करते हैं। उन्हें भी एक्चुअली पता होता है कि माइक तो वर्क कर रहा है। उनको भी पता है उनका माइक स्पीकर सब वर्क कर रहा है। वो तो क्या है, लोगों को कॉलोनी वालों को परेशान करने के लिए ना आधे घंटे तक ये बोलते रहेंगे, हेलो हेलो टेस्टिंग माइक चेक।
कम से कम 20 मिनट तक माइक चेक करते रहेंगे, जबकि आवाज उनको भी पता है क्लियर आ रही होती है। हाँ बिल्कुल सही। और फिर वो फाल्गुनी पाठक वाला गाना हर साल की तरह बजता रहता है। पिछले 1 साल से प्रॉब्लम है, इस साल भी देखो अभी चांसेस कम है। पिछले साल भी और इस साल भी। और उसके पिछले साल शायद मेरे ख्याल से बारिश आ गई थी नवरात्र पे, राइट? तो नवरात्रि के प्लान कैंसिल हो गए थे, बहुत ज़्यादा बारिश थी शायद इंदौर में। लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है शायद, तो लास्ट 2-3 साल से अ, फाल्गुनी पाठक का धंधा जो है वो बिल्कुल चौपट चल रहा है। ठीक है। फाल्गुनी पाठक का बिजनेस बिल्कुल चौपट हो गया लास्ट 2-3 साल से। आ गया आंसर? चलो सॉल्व करके देखते हैं। dq/dt। वैसे पता है आगे जाकर ये जो करंट लिखा है हमने, आगे जो ये करंट लिखा है, ये आगे जाकर बहुत ही फेमस होने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के आखिरी टॉपिक में इस टाइप का जो करंट है ये आगे जाकर बहुत फेमस होने वाला है। और ये आगे जाकर अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जाना जाएगा। करंटों का करंट, अल्टरनेटिंग करंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप का करंट आगे जाकर ये बहुत फेमस होने वाला है। हाँ हाँ, अभी एसएचएम की इक्वेशन लग रही है, आगे जाकर ये अल्टरनेटिंग करंट होगा। बिल्कुल, आगे जाकर इसी को अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। चलो अब हम समझते हैं। डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू आई। सबको पता है डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। आगे जहाँ कुछ समझ में ना आए, जैसे अभी देखो डी क्यू लिख दो, पहले तो डी क्यू लिख देते हैं। आई डी टी मतलब 100 sin 120 पाई टी डी टी। अब आगे समझ में आना बंद हो गया है। फिजिक्स में हमेशा ध्यान रखना, जब आपको समझ में आना बंद हो जाए तुरंत इंटीग्रेशन ठोक दो। समझ जाना कि जिस इक्वेशन के बाद आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, मतलब वहां पर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन लगेगा। ठीक है। ये कुछ बेसिक मेथड्स होते हैं फिजिक्स पढ़ने के। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी? 0 से 1/240। तो टोटल चार्ज मिलेगा 100, बाहर साइन का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कॉस 120 पाई टी। और इंटीग्रेशन करा है ना आप लोगों ने बचपन में, ये 120 पाई नीचे डिवीजन में भी आता है। इस तरह से इसको इंटीग्रेट करते हैं, और 0 से लेके 1/240 तक इसको इंटीग्रेट करना। लिमिट रखना, लिमिट रखने पर वो आ जाएगा 1, तो 100/120 पाई। अरे नहीं पगलू, चेन रूल नहीं है। चेन रूल इंटीग्रेशन में नहीं लगता है, चेन रूल डिफरेंशिएशन में लगता है। ये बाय सब्स्टिट्यूशन होता है। इसमें आपको एक फॉर्मूला पढ़ोगे आप ट्वेल्थ में। आप ट्वेल्थ में इंटीग्रेशन आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, इंटीग्रेशन में इफ इंटीग्रेशन ऑफ, अब मैं कैसे बताऊँ आपको, एक आइडेंटिटी पढ़ाई जाएगी। इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स डी एक्स इज जी ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय ए, मतलब 1/a प्लस सी। ये इंटीग्रेशन का आपको एक रूल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिस दिन सर पढ़ाएंगे उस दिन याद करना हमें, ठीक है? कि हमने ये बताया था आपको, यही चीज़ आपको लगानी है, पढ़ोगे आप मैथ्स में। करें आगे प्रोसीड? आगे आंसर सबका?
चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। अरे भाई, कौन सा कंपोनेंट, कैसा कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट निकालना चाह रहे हो आप करंट का? करंट के पास वैसे कोई थोड़ा ना कंपोनेंट होते हैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ करंट, वाई कंपोनेंट ऑफ करंट। करंट तो करंट होता है। डी क्यू बाई डी टी आई, तो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। सिंपल बात है, इसमें कौन सा कंपोनेंट निकालूं? अच्छा, आपने सोचा कि साइन लिखा है मतलब वो वाई कंपोनेंट है, ऐसा सोच रहे हो क्या? ये ऐसा सोच रहे हो क्या साइन थीटा लिखा है वाई कंपोनेंट? अगर सर ने अगर सर ने कभी 100, गजब यार, मतलब मजा दिला दिया आज तो बिल्कुल, है ना। 100, अगर सर ने 100 कॉस 120, ये तो भैया याद रहेगी ये बात हमें, आगे भी जाकर जब हम पढ़ाएंगे कभी तो हमें याद रहेगा। अगर सर ने 100 क्रॉस लिख दिया तो ये कॉस कंपोनेंट ऑफ करेंट हो गया है। सर ने साइन लिखा है तो वाई कंपोनेंट ऑफ करेंट है, तो वाई कंपोनेंट ऑफ चार्ज है। अगर सर एक्स डायरेक्शन में लिखेंगे तो एक्स कंपोनेंट ऑफ करेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ चार्ज है। काश मेरे पास अगर नोबेल प्राइज होता, अगर मेरे पास फिजिक्स का नोबेल प्राइज होता, तो अभी तक वो मैं आपको दे चुका होता, गिफ्ट कर चुका होता आपको नोबेल प्राइज। बिल्कुल, हिला के रख दिया आपके कंसेप्ट ने हमें एकदम से। हिल गए हम, ऊपर से नीचे तक पूरा हिल गए आपके कंसेप्ट सुनकर। कंडक्टेंस का मीनिंग होता है ना, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल या एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू अलाउ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। रेजिस्टेंस का जैसा मीनिंग होता है, उसका जस्ट अपोजिट मीनिंग होता है कंडक्टेंस का। लाओ हम करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व, आप देखो हम करके बताएंगे। इसमें एक आपको हॉलो सिलेंडर दिया है जिसकी लेंथ है एल। एक हॉलो सिलेंडर दिया गया है जिसकी लेंथ है एल। और हॉलो सिलेंडर की आपको खास बात पता है क्या है? हॉलो सिलेंडर की खास बात ये होती है कि वो अंदर से हॉलो होता है। तो हॉलो सिलेंडर की खास बात ये होती है कि वो हॉलो सिलेंडर जो होता है वो अंदर से हॉलो होता है। ये देखो, ये अंदर से हॉलो है। जैसे आपने वो मेटल के पाइप देखे होंगे, आयरन के पाइप होते हैं, जीआई पाइप, वाटर के लिए कई बार यूज करते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स, राइट। वो अंदर से हॉलो होते हैं, तभी तो पानी फ्लो करेगा उसमें से, तो ये अंदर से हॉलो है। ठीक है, ये खास बात होती है, ध्यान रखना। अब एक काम करते हैं, हमें तो फाइंड करना है इसका रेजिस्टेंस बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, राइट। बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी मुझे फाइंड करना है रेजिस्टेंस। तो हम क्यों ना हम ऐसा करें कि सामने से खड़े होकर देखें इसको। अगर मैं इसको सामने से खड़े होकर, मतलब यहाँ से खड़े होकर देखूंगा,
तो मुझे इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखाई देगा? मुझे इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब याद करो रो एल बाय ए में ए क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये वाला एरिया, एरियाओं का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का एरिया। तो अब रेजिस्टेंस कितना होगा? रो एल बाय ए, रो एल, एल मतलब जिस लेंथ के अलोंग करंट जा रहा है, डिवाइड बाय एरिया कितना होगा? पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो आता है ना। अच्छा, आगे जाकर पता है हम क्या करेंगे? इसमें इंटरेस्टिंग काम करेंगे कि हम इसमें सिलेंड्रिकली आउटवर्ड डायरेक्शन, अभी तो आपने क्या अलोंग द लेंथ निकाला है ना, आगे जाकर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा इंटीग्रेशन वाले, जिसमें आपको सिलेंडर की एक्सिस से लेकर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्टेंस निकालना होगा, पर वो सब आगे आकर आएगा। अभी तो टॉपिक का इंट्रोडक्शन हुआ है। अभी जल्दी से ये क्वेश्चन गलत करो, फिर हम आगे देखेंगे। लास्ट स्लाइड देखनी थी, कितनी बार देखोगे? देख लिया? चलो अब ये क्वेश्चन जल्दी से गलत कर लो। एक मिनट और दे रहा हूँ जल्दी से, और जिस जिसको भी गलत करना है जल्दी जल्दी गलत कर लो इस क्वेश्चन को, लास्ट 1 मिनट के बाद में मौका छूट ना जाए क्वेश्चन गलत करने का। क्वेश्चन गलत करने का आपको पूरा मौका दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन गलत करना है। चलो अब करें हम सही सॉल्व इसको। देखो ध्यान से सुनो, आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। काफी लोगों का आंसर क्या आ रहा है? फर्स्ट वाले का 20 और सेकंड वाले का शायद 40 या 10, 20, 40 या 5 में से एक आंसर आ रहा है, ठीक है। ये सभी आंसर सरासर गलत हैं, सरासर गलत आंसर है ये। क्यों? देखो, इमेजिन करो कि हमारे पास एक वायर है, सपोज एक वायर था, सिलेंड्रिकल वायर था। अब आपने इसको खींच दिया, खींचने पे क्या होगा? लेंथ डबल कर दी। अरे भाई, जब लेंथ डबल करोगे तो एरिया भी तो चेंज हो जाएगा। वायर को खींचोगे तो क्या वायर डबल हो जाएगा? डबल जरूर हो सकता है लेंथ में, तो अगर लेंथ में डबल होगा तो एरिया कम पड़ जाएगा उसका। लेंथ डबल होगी तो एरिया कम पड़ेगा, पर सेम क्या रहेगा? वॉल्यूम सेम रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए वॉल्यूम सेम रहेगा। अब हम आपको सिखाते हैं क्वेश्चन सॉल्व होता कैसे है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए।
एक काम करो, इसको ना लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, चलो लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कर सकता हूँ क्या? सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। तो अब ऊपर क्या आ जाएगा, रो एल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम होता है। तो रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम, पर मैंने आपको भी बताया, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर? अब देखना, मैं पहले ही बोल दूं कि ऐसे डाउट मत पूछना, क्योंकि मुझे पता है अभी एकदम से डाउट आएगा कि सर थोड़ी देर पहले तो सर आपने कहा था कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल, आर इक्वल टू रो एल बाय, है ना? आर इक्वल टू रो एल बाय, तो सर थोड़ी देर पहले तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ था, ठीक है? और अब सर, अब आप लिख रहे हो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो इस तरह के डाउट प्लीज मत पूछना, आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, ठीक है? अब आगे, लेंथ कर दी कितनी, डबल। बताओ लेंथ डबल करूंगा तो क्या होगा, लेंथ डबल करने पर, क्योंकि एरिया कांस्टेंट नहीं, हाँ अगर एरिया कांस्टेंट होता, मान लो एरिया कांस्टेंट है, आपसे पूछा कि एक वायर है और एक दूसरा वायर है हैविंग सेम एरिया एंड डबल लेंथ, तो आप बोल देते कि हाँ सर रेजिस्टेंस इसका 10 है तो इसका 20 हो जाएगा। पर यहाँ तो कहानी ही कुछ और है ना, वायर को खींच दिया तो एरिया कम हो रहा है, लेंथ भी बढ़ रही है, एरिया भी कम हो रहा है, मतलब डबल नुकसान हो रहा है उसको, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है, और एरिया बढ़ने से, एरिया कम होने से रेजिस्टेंस और बढ़ रहा है, एरिया कम होने से रेजिस्टेंस और बढ़ रहा है, मतलब स्टोरी समझ में आनी चाहिए। बताओ, प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर का मतलब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेंथ डबल करोगे तो रेजिस्टेंस इस बार कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। और मुझे पूरा पूरा भरोसा था आपके ऊपर, और आपने मेरे भरोसे को, मेरी उम्मीद को जिंदा रखा। सब लोगों ने आंसर 20 ओम देकर मेरे भरोसे को पूरी तरह से कायम रखा है। अब समझ में आ गया इसका सही आंसर क्या आएगा, प्रोसेस समझ में आ गया। चलो दूसरा पार्ट और इंटरेस्टिंग है, पहले ही नोट कर लो, इसी में मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करूंगा। अरे वॉल्यूम कंजर्व करके रेडियस निकाल लो, वही तो करा है मैंने, अरे यार। आप लोग मैथ्स पे कमांड तो रखो, बेसिक मैथ्स पे आप वॉल्यूम कंजर्व करके रेडियस निकाल के सॉल्व करो, यही आएगा आंसर। सेम चीज है, मैं और जल्दी कर रहा हूँ, सेम चीज आप भी कर रहे हो, आप वॉल्यूम कंजर्व करके कर लो, रेडियस निकाल लो नया, सॉल्व कर लो, आपका आंसर वही आएगा जो मेरा आया है। अभी सेकेंड पार्ट करेंगे सॉल्व। देख रहे हो फॉर्मूले को, क्या मैं इसको एक काम करूं, एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं? अगर एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, रो इंटू वॉल्यूम बाय ए स्क्वायर। हम बात कर रहे हैं बी पार्ट की, और मुझे बताओ जरा, एरिया कितना होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाले क्वेश्चन के लिए रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴, अगर स्ट्रेच करेंगे तो, ठीक है? हाँ, पर अगर मान लो सेम सेम लेंथ रख रहा हूँ, लेंथ सेम रखी, पर रेडियस हाफ करा तो अलग बात है, वो अलग चीज होती है, वो ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है मैंने, ठीक है? वो तो अलग बात है। अभी मैंने क्या करा है, अभी मैंने रेडियस हाफ करा है, तो लेंथ ऑब्वियसली बात है चेंज हुई होगी। अब बताओ, रेडियस हाफ करेंगे, रेडियस हाफ करेंगे तो क्या होगा, 1/2 डिनोमिनेटर में उसकी फोर्थ पावर, मतलब 16 टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम्स होने का मतलब 160 ओम आ जाएगा। खुद से करके देखना, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल रेडियस, रेडियस को कर देना 1/2, तो आर प्राइम आ जाएगा 16 टाइम्स आर, 160 ओम।
आगे जिसको वॉल्यूम कंजर्व करके करना है, वैसे वॉल्यूम से रेडियस निकालो या लेंथ निकालो, कर लेना, आंसर सेम आएगा। हमने आपको बिल्कुल शॉर्टकट एक लाइन का मेथड बता दिया है। चलिए, इसी के साथ बिगुल बज चुका है और क्लास के सभा के समाप्ति की आज के सभा की समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। और इसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट टर्न पर इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो आगे कल मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, ध्यान रहे, प्लीज़ वो ऐसा मैसेज नहीं, हाँ सर प्लीज़ रिप्लाई, सर प्लीज़ रिप्लाई, इट्स वेरी अर्जेंट, आई एम डाइंग। पहले ही बता रहे हैं ना, इस तरह का नहीं, हम करेंगे आपको जब भी टाइम मिलता है, हम फ्री होते से ही आपको सबसे पहले मैसेज करेंगे, बट इस तरह से ना इमोशनली ब्लैकमेल मत करना हमें। ठीक है, हाँ चलो फिर हम आगे देखते हैं।